घटना चक्र पूर्वावलोकन पर्यावरण और पारिस्थितिकी की श्रृंखला में आज हम लोग ग्रीन हाउस गैस के इफ़ेक्ट्स देखेंगे। पिछला वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया था, तो इस वीडियो को छोटा रखने का प्रयत्न करेंगे। आइए समय न जाया करते हुए हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि भूमंडलीय उष्णता के परिणाम स्वरूप पहला सार्वभौमिक संपर्क बेहतर हो गए, दूसरा हिम नदी द्रवीभूत होने लगी, तीसरा समय से पूर्व आम में बौर आने लगा, और चौथा स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ने लगा। यूपी पीसीएस प्री 2001 2003, यूपी यूडीए एलडीए प्री 2003। तो पहला देखिए आप, तो सार्वभौमिक संपर्क जो बेहतर हो रहा है वो ग्लोबलाइजेशन है, ना कि ग्लोबल वार्मिंग है। तो पहला ऑप्शन जिसमें जिसमें वो हटा दीजिए, यानी बी ऑप्शन सही है। लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं। हाँ, गर्मी बढ़ रही है तो हिमनद ज़्यादा जल्दी से जो है वो द्रवीभूत हो रहे हैं, लिक्विफाइड हो रहे हैं। आम भी है, जो गर्मी का मौसम होता है, गर्मी ज़्यादा जल्दी आ जा रही है, ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है तो आम में भी बौर आने लग रहे हैं, और स्वास्थ्य पे तो कुप्रभाव पड़ ही रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी वैश्विक ताप वृद्धि का प्रभाव है? पहला समुद्र जल तल का बढ़ना, दूसरा हिम नदी का पिघलना, तीसरा बीमारियों का फैलना, और चौथा प्रवाल भित्ति का विरंजन। चारों जो है वो ग्लोबल वार्मिंग का कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण से होता है। ठीक है, यूपी पीसीएस प्री 2020 में क्वेश्चन आने की संभावना है इस बार भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? पहला आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिमचादर, दूसरा अमेजॉन वर्षावन, तीसरा टैगा, और चौथा भारतीय मानसून। देखो भैया, इसमें अगर हम लोग कॉमन सेंस भी लगाएं तो ये समझ में आता है कि बर्फ़ को जल्दी अगर उष्मा दोगे तो सबसे जल्दी पिघलेगी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही है, आइलैंड है, मतलब हिम चादर है। ठीक है, आइस सीट है, तो वहाँ पे अगर गर्मी बढ़ेगी तो वहाँ का जो इकोसिस्टम है वो एकदम नष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह है कि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर पर 2 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। यदि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 3 सेंटीग्रेड के परे बढ़ जाता है तो विश्व उसका संभावित असर क्या होगा? तो विश्व पर उसका संभावित असर क्या होगा? पहला, स्थलीय जीवमंडल का नेट कार्बन स्रोत की ओर प्रवृत्त होगा, दूसरा विस्तृत प्रवाल मर्त्यता घटित होगी, तीसरा सभी भूमंडलीय आर्द्रभूमि स्थायी रूप से लुप्त हो जाएंगे, और चौथा अनाज की खेती विश्व में कहीं भी संभव नहीं होंगी। तो देखिए, अगर 2 से 3 डिग्री बढ़ गया तो कई भी अनाज ऐसे भी होते हैं जिन्हें गर्मी में चाहिए, तो चौथा ऑप्शन तो अपने आप एलिमिनेट हो गया। ठीक है, तो देखिए सी और डी तो अपने आप एलिमिनेट हो गए। ठीक है, दूसरा है कि विश्व सभी भूमंडलीय आर्द्र भूमि स्थायी रूप से लुप्त हो जाएंगी। तो ऐसा है नहीं, आर्द्र भूमि भी स्थायी रूप से लुप्त नहीं होगी, क्योंकि भैया वो तो रहते ही हैं दलदली, और उनके पानी रहता ही है। तो और पहला, स्थलीय जीवमंडल का एक नेट कार्बन स्रोत की ओर प्रवृत्त होगा, तो ये सही है। और विस्तृत प्रवाल मर्त्यता घट, यानी प्रवाल कोरल रीफ जो है वो ज़्यादा होगा, तो इसलिए प्रवाल विरंजन ज़्यादा होगा, इसलिए ऑप्शन बी सही है, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है? ए केवल चक्रवात की, केवल तूफान की, केवल बवंडर की। अरे सभी आ रहे हैं भैया, इतनी ज़्यादा थोड़ी ना आती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि प्रदर्शित करता है? पिछली शताब्दी यानी 100 साल पहले से अभी, पिछली शताब्दी में, हाँ मतलब अभी पिछले 20th सेंचुरी से 21st सेंचुरी में 0.6 डिग्री, 0.7 डिग्री, 0.8 डिग्री, 0.9 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी सही है, 0.9 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, पिछली सदी में वैश्विक औसत तापमान में कितनी वृद्धि हुई? तो भैया 0.9 डिग्री हुआ है, तो 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। कमेंट करो इसका फॉर्मूला क्या होता है डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में निकालने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरितगृह प्रभाव के अभाव में भूसतह का औसत तापमान होगा? प्रभाव में के अभाव, ए 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बी -18 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 5 डिग्री सेंटीग्रेड, और डी -20 डिग्री सेंटीग्रेड। पीसीएस प्री 2020, देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा तो भूसतह का औसत तापमान जो है वो -18 डिग्री सेल्सियस होगा। नेक्स्ट है, यदि किसी महासागर का पादप प्लवक किसी कारण से पूर्णतया नष्ट हो जाता है तो इसका क्या प्रभाव होगा? पहला, कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, दूसरा, महासागर की खाद्य श्रृंखला में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, तीसरा, महासागर का जल घनत्व प्रबल रूप से घटेगा। तो भैया अगर प्लवक पौधे जो क्या होते हैं, पौधे मिट्टी को पकड़े रहते हैं ना, तो इसी तरह जो पादप प्लवक होते हैं जो महासागरों में होते हैं वो भी उसके नीचे की मिट्टी को और पानी को मतलब जकड़े रहते हैं, थोड़ी दलदली बनाए रहते हैं। तो तीसरा ऑप्शन तो अपने आप हट गया। अगर आप
थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाएंगे, थोड़ा सा भी अगर ऑब्जर्व करते होंगे। पहला, कार्बन सिंक के रूप में महासागरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, बात सही है, वो कार्बन लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, सही है। और दूसरा, का महासागर की खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, एकदम सही है भाई। उस जब पौधे नहीं होंगे तो जीव जंतु जो उसके अंदर होंगे जो शाकाहारी हैं वो नहीं अपना सर्वाइवल नहीं कर पाएंगे, तो ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबी ताप वृद्धि से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला, ग्लोबीय ताप वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि इससे ध्रुवीय बर्फ की टोपियों के पिघलने के बाद समुद्र की सतह में वृद्धि होगी। दूसरा, यदि ग्लोबीय ताप वृद्धि के वर्तमान स्तर पर नियंत्रण नहीं किया गया तो वर्ष 2070 तक समुद्र की सतह 1 मीटर तक बढ़ना संभावित है। तीसरा, विश्व के समस्त मूंगे के द्वीप डूब जाएंगे। चौथा, यह संभावना है कि वर्ष 2044 तक फिजी डूब जाएगा और समुद्र तल के बढ़ने से इसी वर्ष तक नीदरलैंड पर एक गंभीर संकट छा जाएगा। उत्तराखंड प्रीसियस प्री 2002 का है, इसका ऑप्शन सी सही है। उस वक्त का करंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है जलवायु परिवर्तन, तो इसको भी हम लोग देखते हैं जलवायु परिवर्तन क्या है। सबसे पहले जान लीजिए कि जलवायु परिवर्तन की जो परिकल्पना थी वो मिलानकोविच के सिद्धांत पर होती है। ये एक चीज़ है जो पूछ सकता है आपके में, ठीक है। अच्छा, आप कमेंट करके बताइए कि जलवायु और मौसम में क्या अंतर होता है, ठीक है। भूगोल का ये क्वेश्चन है, लेकिन इन्वायरमेंट हम लोग जलवायु अगर पढ़ रहे हैं तो हम लोग को इतना पता होना चाहिए। पहला क्वेश्चन है कि वर्ष 2015 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था। पेरिस, क्वेटा, बॉन, कोलंबो या इनमें से कोई नहीं। तो पेरिस में हुआ था 2015, COP 25 हुआ था, आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है, पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था। तो COP 21 वाला हुआ था। सॉरी अगर मैंने गलत बोल दिया है, हाँ COP 21 हुआ था 2015 में पेरिस में, तो 21 वाला हुआ था, सॉरी गलत हो जाता है यार, हम भी इंसान ही हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बहुत आप लोगों ने पढ़ा है, तो भैया ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट है, आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है। इस वक्त उस वक्त का करंट था यूपी पीसीएस 2010, और आज भी यही है। आज भी सर्वाधिक जो योगदान देता है वो चीन ही देता है, ठीक है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक है। सेम क्वेश्चन, चीन है। निम्नलिखित में से किसे दुनिया में कार्बन निगेटिव देश के रूप में जाना जाता है। भूटान है भैया कार्बन निगेटिव देश, कार्बन नहीं है उसके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2050 के लिए नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 2021 का करंट है ये शायद उस वक्त का। देखिए, पहला, इसका अभिप्राय है कि देश को 2050 तक उसके उत्सर्जन को 0 से नीचे लाना है। और दूसरा, इसका अभिप्राय है कि देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों का निराकरण तथा अवशोषण से होगी। तो ग्रीन नेट जीरो का मतलब होता है कि भाई जो हमने उत्सर्जित करना है उससे ज़्यादा हम ग्रीन एनर्जी जो है, ग्रीन कार्बन, उसको कार्बन सिंक बना रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो स्टेटमेंट नंबर 2 है वो एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव की कौन सी क्रिया जलवायु में सर्वाधिक प्रभावित होती है। पहला, मत्स्य उद्योग, खनन, निर्माण और कृषि। तो कृषि जो है वो जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित है, बाकी सब क्या है, मनुष्य तो कुछ भी कर दे रहा है यार, क्या किया जाए। नेक्स्ट है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। पहला है, भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। दूसरा है, मौसम की चरम दशा की बारंबारता एवं तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे। तो देखिए भैया, आर सही है और ए सही है, और आर उसकी सही व्याख्या कर रहा है कि सामाजिक तनाव बढ़ रहा है और इसका कारण ही है कि मौसम की चरम दशा में बारंबारता एवं तीव्रता खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव डाल रहा है, ठीक है। पीसीएसपी 2017 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। पहला, पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता। दूसरा, पृथ्वी की घूर्णन अक्ष की तिर्यकता। तीसरा, विषव अयन, जिसे पृथ्वी के सूर्य से अपसौर उपसौर की स्थिति। चौथा, सौर किरणित ऊर्जा। पीसीएस प्री री एग्जाम 2015 में ये क्वेश्चन आया है, आने की संभावना है। तो ऑप्शन डी जो है, सौर किरणित ऊर्जन, ये इसका सही है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। मिलुटिन मिलानकोविच ने जलवायु परिवर्तन से संबंधित सिद्धांत दिए जो कि पृथ्वी की लंबी अवधि की कक्षीय स्थिति से संबंधित है। पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता, पृथ्वी की घूर्णन अक्ष, तिर्यकता, विषुव अयन से संबंधित, ठीक है। इसमें अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि पृथ्वी की धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है। शुरू में ही बताया था मिलुटिन मिलानकोविच, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? आइस कोर, जीवाश्मित पराग वृक्ष वलय वृद्धि और इवेपोराइट निक्षेप। तो आइस कोर जो है बर्फ की चादर, इससे जो है हम लोग जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेत प्राप्त करते हैं। अच्छा, क्रायोजेनिक क्या होता है कमेंट करके बताइए। नहीं, क्रायोजेनिक ईंधन आता है ना रॉकेट के उसमें लॉन्चिंग में, क्रायोजेनिक किसे कहते हैं उसको आप लोग बताइए कमेंट करके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किसी पद्धतियों पर विचार कीजिए। पहला समोच्च बांध, दूसरा अनुपद सस्यन, तीसरा शून्य जुताई। ISP 2012 का क्वेश्चन है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में निम्न उपयुक्त में से कौन सा मृदा में कार्बन प्रच्छादन या संग्रहण में सहायक होता है? तो समोच्च बांध बनाने से भी, बांध भी अगर समान ऊंचाई का बन रहा है तो हम लोग मृदा को संरक्षित करेगा। शून्य जुताई भी संरक्षित करेगी। जुताई में देखते हैं मृदा टूट जाती है, पतली हो जाती है, बारिश से बह जाती है। तीसरा अनुपद सस्यन भी उसको संरक्षित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु अनुकूल कृषि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए भारत की तैयारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत में क्लाइमेट स्मार्ट विलेज दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन कृषि एवं खाद्य सुरक्षा द्वारा संचालित परियोजना का एक भाग है। नेक्स्ट है, CCFSA परियोजना अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान हेतु परामर्शदात्री समूह के अधीन संचालित किया जाता है, जिसका मुख्यालय फ्रांस में है। नेक्स्ट है, भारत में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान CGIAR अनुसंधान केंद्रों में से एक है। IAS 2021 का क्वेश्चन है ये, और इसका सही ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड के मानवोद्भवी उत्सर्जन के कारण आसन्न भूमंडलीय तापन के न्यूनीकरण के संदर्भ में कार्बन प्रच्छेदन हेतु निम्नलिखित में से कौन से या से संभावित स्थान हो सकते हैं? ठीक है। पहला, परित्यक्त एवं गैर लाभकारी कोयला संस्था। दूसरा, निःशेष तेल एवं गैस भंडार। तीसरा, भूमिगत गंभीर लवणीय सेल समूह। तो पूछा है, पहले क्वेश्चन एक बार हम लोग फिर पढ़ते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के मानव भूमि उत्सर्जन के कारण, यानी जो मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है और उस के कारण आसन्न भूमंडलीय तापन के न्यूनीकरण के संबंध में, यानी उससे जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है उसको कम करने के संबंध में कार्बन प्रच्छेदन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा संभावित स्थान हो सकता है? तो देखिए, परित्यक्त एवं गैर लाभकारी कोयला संस्था भी हो सकता है, निःशेष तेल एवं गैस भंडार भी हो सकते हैं, और भूमिगत गंभीर लवणीय सेल समूह भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ग्रामीण सड़क निर्माण में पर्यावरणीय दीर्घ उपयोगिता को सुनिश्चित करने अथवा कार्बन पदचिह्नों को घटाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अधिक प्राथमिकता दी जाती है? ताम्र स्लैग, शीत मिश्रित एस्फॉल्ट प्रौद्योगिकी, जियो टेक्सटाइल, उष्ण मिश्रित एस्फॉल्ट प्रौद्योगिकी या पोर्टलैंड सीमेंट। ISP 2020 का क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन ए बता रहा है 1, 2, 3। ठीक है, यानी ताम्र स्लैग, तांबे का जो स्लैग निकलता है वो, शीत मिश्रित यानी कोल्ड एडेड एस्फॉल्ट टेक्नोलॉजी, और जियो टेक्सटाइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह निम्नलिखित कथनों में कौन सा एशिया पैसिफिक संघ के सदस्यों के संबंध में सही नहीं है? UPPCS मेंस 2005। तो ये अब रेलिवेंट हम लोग के लिए क्वेश्चन नहीं रह गया है, तो इसको देखना जरूरी नहीं, क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई है भैया, ऊर्जा का उपभोग बढ़ गया है। 2005 के परिप्रेक्ष्य में पूछा था। तो देखिए, इसको हम लोग को देखने से एक चीज़ पता चल रही है कि जो ये टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट्स, इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो UPSC ने पूछा है और ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल पूछा है। हमारे लिए जो कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन हैं उसे हम लोगों ने देखा, और अभी तक एनालिसिस बताता है कि इस पर बहुत ज़्यादा समय नहीं देना है। अगर आएगा तो अधिक से अधिक एक क्वेश्चन आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।